कामकाज कर रहे थे। 2300 शेयर जो कि एडवांसेस में थे, करीब करीब क्लोजिंग तक आते आते भी निफ्टी के 2100 शेयर तेज़ी में थे और 1047 शेयरों में बिकवाली थी, यानी हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 शेयर तेज़ी में। एंड लाइकवाइज बीएससी में भी कुछ इसी तरह का एक अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा, वहाँ पर भी हर गिरने वाले एक शेयर के सामने 3 शेयर जो कि तेज़ी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। निफ्टी बैंक लीड कर रहा था, एचडीएफसी बैंक जो कि मेजरली सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा था निफ्टी बैंक को। इसके अलावा तमाम प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो कि अच्छी तेज़ी में सपोर्ट कर रहे थे मार्केट्स को। बजाज फाइनेंस अच्छे Q3 के नंबर्स माफ़ कीजिए आए और उसका एक इम्पैक्ट वहाँ देखने को मिला। इंडसइंड बैंक के अच्छे अपडेट्स आए और अच्छे अपडेट्स का इम्पैक्ट वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा। ऑटो को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी थी। ऑटो में कल अच्छा अपमूव आ चुका था नंबर्स के बीच में। इसके अलावा आईटी में आज थोड़ा प्रेशर था, लार्ज कैप में, मिड कैप फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्टिव था। नेस्ले आज लास्ट आवर में अच्छी तेज़ी थी, 2% की तेज़ी, कल स्प्लिट है स्टॉक का तो उससे पहले वहाँ पे खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। एफएमसीजी में बाइंग थी, फार्मा में बाइंग थी, केमिकल में बाइंग थी, डिफेंस में बाइंग थी, पीएसयू शेयरों में खरीदारी थी, एनर्जी शेयरों में खरीदारी थी, इंफ्रा शेयरों में ज़ोरदार तेज़ी थी, छोटे मझौले शेयर जो हैं कैश मार्केट के वहाँ पे काफ़ी खरीदारी थी। सो ऐसे, और रियल्टी तो आज का सुपरस्टार था ही, चाहे आप लोधा डेवलपर्स देख लें, गोदरेज प्रॉपर्टी देख लें, ओबरॉय, डीएलएफ, शोभा, इवन इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, सब में खरीदारी का दौर भी बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ज़ोरदार तेज़ी के साथ आज रियल एस्टेट इंडेक्स बंद हुआ। बाकी ओवरऑल एक अच्छी तेज़ी थी मार्केट्स में, ब्रॉडर मार्केट्स तेज़ी में है, अर्निंग की शुरुआत होने जा रही है। कल वो नेगेट आज पहला नंबर आया जीएम ब्रिवरीज का, नंबर तो वीक साइड पर था, लेकिन अदरवाइज मार्केट को लेकर जो अपमूव है वो शायद कंटिन्यू है बाजार में, और जानकार मान रहे हैं कि शायद तेज़ी अभी प्रिवेल करेगी। निफ्टी कहीं 49,000 50,000 तक के निफ्टी बैंक के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी के केस में भी जानकार मान रहे हैं कि किसी भी डिप को आप 21,500 का एक स्टॉप लेके लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं, और 21,900 21,950 ही आपके लिए एक नियर टर्म रेजिस्टेंस शायद बाजार दिखेगा। सो इस तरह से एक आप लॉन्ग साइड पोजीशन रखिएगा। रियल एस्टेट लॉन्ग ही रहेगा, 2024 के लिए एक अच्छा सेक्टर बोला ही गया ये सेक्टर, और अच्छी तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली भी आज। रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी मेंशन कर रही हैं कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जैसी रिवर्सल साइड पे जाएगा तो यहाँ पे डिमांड पिकअप या सब टेलमेंट सेक्टर को आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो ये भी एक ट्रिगर के तौर पे कामकाज करेगा। सो अच्छी तेज़ी है मार्केट में, अच्छा अपमूव बना हुआ है। आज कल 2-3 दिन का जो फॉल था उसके बाद वापस से मार्केट अच्छा कम बैक किया है। न्यूज़ फ्लो ड्रिवन है और क्रूशल पार्ट है कि अब हम अर्निंग की तरफ जा ही रहे हैं। सो अब अर्निंग हैवी वेट शुरू हो जाएंगे अगले हफ्ते से। सो आपके लिए कल वो दिन आपको नज़र रखनी होगी। प्लस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है तो उस चीज़ को भी आप कल के लिए ध्यान रखेंगे। और क्योंकि यूजुअली होता है कि वो कुछ ब्रोकर्स अपने फ़ंड रिलीज़ करते हैं, साल का पहला फ्राइडे है इसलिए भी। सो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, लेकिन अदरवाइज़ मार्केट में जो अपमूव है वो कंटिन्यू रहेगा, और पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत है, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज़ की ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकलने की ज़रूरत है, इनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ, और जो सवाल आए हैं फेसबुक के और यूट्यूब के, उनके ऊपर ही बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास कहाँ गया, हाँ ओके, सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, एनी स्टॉक दैट वी कैन ऐड फॉर 5-7% गेन इन 1 मंथ। नहीं पुनीत जी, मेरे पास ऐसा कोई स्टॉक नहीं, सॉरी। आफ्टर बिजनेस अपडेट डी मार्ट बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, लॉन्ग टर्म व्यू ऑन रत्नामणि मेटल एंड ग्लैंड फार्मा। तो अनिल जी, डी मार्ट के नंबर Q3 के वैसे अपडेट ख़राब थे, इसलिए गिरना भी चाहिए था, तो कल गिर भी गया, बट हो गया कल जो होना था। सो यूजुअली ट्रेंड देखा गया कि अगर नंबर कमज़ोर आते हैं Q3 के अपडेट्स में, और अपडेट्स के बाद नंबर ठीक आ जाते हैं, जो एक्चुअल नंबर आएंगे, तो ये शायद सरप्राइज़ हो स्टॉक के लिए। सो वो पार्ट को आप अभी ध्यान रखोगे। वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा डाउनसाइड है नहीं, स्टॉक ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका है। रही बात तो Q3 के नंबर जो आएंगे, अभी तो अपडेट आया है Q3 का, अब Q3 के रिजल्ट्स आएंगे, तो रिजल्ट्स के ऊपर आप नज़र रखिएगा। रत्नामणि और ग्लैंड दोनों को आप होल्ड कर सकते हो। ग्लैंड फिर भी इन ए बेटर पोजीशन, स्टॉप डीप हो गया लेकिन उसको ट्रेल करोगे आप। पहला जो स्टॉप था वो 880 था, वो तो अब हो गया ख़त्म। सो 1560 या 1645 ऐसी कोई एक स्टॉप आता है इसका बीच में, उसको आप ध्यान रखना और होल्ड करो, एंड ट्रेल करना अपने स्टॉप को, ज़्यादा बेटर है। टुडे एक्सिटेड फ्रॉम IEX, बॉट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ SBI मान्यवर, मेरे प्राइस से नीचे आ गया, कैन आई ऐड? 1170 आपका स्टॉप लॉस होगा शर्मा सर, इफ इन केस आप मान्यवर ऐड करना चाह रहे हो तो। वो ब्लॉक का प्राइस था जहाँ पर पहला ब्लॉक हुआ था, इसके अंदर प्रमोटर ने एग्जिट किया था 82 रुपये के दाम पर, 82% से घटा के 75% लाने के लिए। सो बेटर इज़ कि वो आप एक स्टॉप लॉस है उससे 2-4 रुपये ऊपर नीचे का स्टॉप लॉस लेके आप बने रहो,
और एसबीआई में आपके लिए 530 स्टॉप था, 530 के आसपास स्टॉप लेके आप चलोगे, क्योंकि वो मेजर लीज का लाइफ हाई था उस टाइम का, जिसको ब्रीच करके चला था, सो वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। डिविडेंड रेगुलर इनकम के अभी कौन से शेयर ले सकते हैं? तो लक्ष्मण जी देखो, जब बाजार नीचे होता है तब डिविडेंड के शेयरों की ज़्यादा लॉजिक होते हैं। आप ऐसे समझो कि कोई कंपनी अगर 6 रुपये डिविडेंड देती है, मान लेते हैं, और शेयर का दाम 100 रुपया है, तो आपके लिए 6% की यील्ड खड़ी कर देता है वो, ठीक। अगर वही शेयर टूट के कहीं 50 रुपये आता है तो आपकी यील्ड बढ़ के 12 रुपये हो जाती है, क्योंकि डिविडेंड तो आता ही रहेगा, डिविडेंड को तो कोई लेना देना नहीं शेयर के प्राइस से, वो तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे चलता है। सो कोई भी कंपनी जब ज़्यादा टूटेगी, डिविडेंड पेइंग कंपनी, तो उसकी यील्ड और अट्रैक्टिव होती चली जाती है। तो आपके लिए चॉइसेस में सबसे पहले आते हैं पीएसयूज, सारे के सारे, चाहे आप मतलब यील्ड्स के हिसाब से देखोगे तो हिंदुस्तान जिंक सबसे ऊपर दिखेगा आपको, या वेदांता भी दिखेगा, लेकिन वेदांता और जिंक्स में या मेटल बेस्ड जो कंपनीज हैं उनकी यील्ड्स में चेंज आ सकता है विद टाइम, क्योंकि वो साइक्लिकल सेक्टर है। तो जो सिक्योलर सेक्टर है, जहाँ पर हर बार डिविडेंड आता है और कंसिस्टेंटली आ रहा है, उनको पहले प्रेफरेंस दो, और उनमें भी उनको स्टॉक लेने की चॉइस करो जो ज़्यादा टूट गए हैं। सो आईटी में हमेशा कंसिस्टेंटली डिविडेंड आता है, कैश रिच होती है। बजाज ऑटो इज गुड डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक, हालांकि 3-4% ही आता है, बट वो वैल्यू ग्रोथ स्टोरी भी है। सो नीचे मिल जाए तो और ही अच्छा है। नेस्ले का अच्छा डिविडेंड, लेकिन वो बहुत महंगा हो गया है। सो इवन ओरेकल इज़ वेरी गुड प्राइवेट में, जिसकी डिविडेंड यील्ड बेटर है, 6-6.5-7% के आसपास की यील्ड है इसकी। इसको आप एक बार को देख सकते हो, कभी नीचे मिल जाए तो और अच्छा है। बीपीसीएल का अच्छा डिविडेंड है। गुडियर का था, पता नहीं गुडियर का मैंने लास्ट ईयर का ट्रैक नहीं किया, लेकिन पहले तो अच्छा डिविडेंड डील था इसका। सो ऐसे कुछ स्टॉक जिनके पीएसयूज और जिनके डिविडेंड बेटर साइड पे मिले, उनको पहली प्रेफरेंस तो ज़्यादा बेटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैनकाइंड फार्मा अभी तो होल्ड करो सर, लेकिन लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे और 2 अच्छे क्वार्टर के नंबर आ चुके हैं कंसिस्टेंटली, तो शायद बेस हायर साइड पर होगा, तो 1-2 क्वार्टर के नंबर थोड़े से वीक साइड पर आ सकते हैं। सो वैसे भी बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है आईपीओ प्राइस से, तो थोड़ा कूल ऑफ होके थोड़ा सा एक रेंज बाउंड ट्रेड में फंस सकता है, तो उसका ध्यान रखना आप। वैसे कंपनी ठीक है इन टोटल। सर एनी 2 लार्ज कैप स्टॉक फॉर फ्रेश एंट्री? टीसीएस एंड इन्फोसिस ऑलवेज। इन्फोसिस वैसे ज़्यादा बेटर पोजीशन है सो फार, क्योंकि आज एक मॉर्गन स्टैनली का भी नोट आया था, उन्होंने भी बात मेंशन की है कि इन्फोसिस ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है, वन प्राइसिंग के लिहाज से, दूसरा अपनी गाइडेंस को मल्टीपल टाइम कट कर चुका है क्वार्टर बाय क्वार्टर। सो इतना पैसिमिज्म उसने ऑलरेडी अपनी बुक्स में दे दिया है, मतलब ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को दे दिया है कि अगर कहीं भी थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस आई है नंबर्स वाइज, कहीं भी थोड़ा बेटर नंबर पोस्ट कर दिया इन्फोसिस ने, तो शायद आउट परफॉर्म कर सकता है। सो इन्फोसिस एंड टीसीएस ऑब्वियसली, क्योंकि टीसीएस बायबैक प्राइस से नीचे है, वो बात अलग है, बायबैक मैंडेटरी था इनके लिए, लेकिन फिर भी वो बेटर साइड पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन्फोसिस, टीसीएस, अगर नेक्स्ट 2 कोई चाहोगे तो टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन 4 में से कोई भी आप स्टॉक चुन, इवन एलएनटी, इन्फोटेक, माइंडट्री। सो ये 5 में से कोई भी नाम चुन सकते हो, बट पहली प्रेफरेंस में तो टीसीएस, इन्फोसिस ही रहेंगे ऑब्वियसली, फिर एलएनटी, इन्फोटेक, माइंडट्री, देन बाकी दोनों में से कोई एक आप ऑप्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। सर स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए? नीचे आया तो ऐड करने से अच्छा मौका होगा। शर्मा सर देखो, 2 तरह के पक्ष होते हैं इसमें, ये आपका मतलब निजी फैसला होगा, आपका कन्विक्शन सब कुछ है। मान लीजिए एसबीआई है, तो एसबीआई से स्टॉक में पैसा डूबता नहीं है, तो कहीं भी फॉल मिलता रहा, आप आराम आराम से ऐड करते रहो, कोई ऐसा रिस्क नहीं है उसमें। लेकिन मान्यवर जैसा स्टॉक है, मान लीजिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी इसकी प्रूवन नहीं है, बहुत समय तक प्रूवन नहीं है। सो यहाँ पर आपके पास हिस्ट्री इतनी पुरानी नहीं है। एसबीआई के इसमें आप एक बार को रेस्ट एश्योर्ड रह सकते हो, लेकिन मान्यवर में नहीं रह सकते इतने लंबे तब समय के लिए एश्योर्ड। सो इसीलिए फिर भी वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। तो कहीं स्टॉप लॉस आप लगाओगे ना, ऐसा तो है नहीं एन नंबर ऑफ टाइम के लिए एन नंबर ऑफ स्टॉक आप लेते ही चले जाओगे। सो स्टॉप लॉस कहीं कहीं पर तो हेल्प भी करता है। बाकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, आप किस स्टॉक में जा रहे हो, कितनी ड्यूरेशन के लिए जा रहे हो, आपका एम क्या है, तो वो आप तय करोगे। वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो, दोनों में आप आराम से ले सकते हो। लेकिन कुछ स्टॉक के साथ स्टॉप लॉस ज़रूरी भी होते हैं ना। मान लो अब सत्यम भी था, उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, उन्होंने 6 रुपये भी देख लिया, जिन्होंने लगाया उनके 400 रुपये भी निकल गए। सो डिपेंड्स। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। टीसीएस रिजल्ट ऑन 11, शुड आई ऐड बिग क्वांटिटी ऑन 12 इफ इट गोज 2-3% डाउन आफ्टर रिजल्ट? एट प्रेजेंट आई एम एडिंग 10 शेयर एवरी मंथ। तो अनिल जी, मतलब व्हाट इज़ योर एम? वन डिपेंड्स, पहले तो नंबर क्या है। अगर नंबर बहुत ही हॉरिबल आ जाते हैं तो ये बढ़िया झटका देगा और कहीं कई दिन तक वो झटके का इंटेंसिटी रहेगा।
अगर नंबर बहुत हॉरिबल नहीं आते हैं, ये 1000 करोड़ की एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग बाजार मान के चल ही रहा है इस बारी आनी है नंबर में, तो 1000 करोड़ तो वैसे ही नंबर कम आएगा, लेकिन वो नंबर के बाद भी नंबर सरप्राइज़ कर जाता है तो बात अलग है। गाइडेंस कट आती है, बहुत ख़राब नंबर देते हैं, आउटलुक बहुत ही ख़राब दे देते हैं, तो आपको अच्छे मौके मिलेंगे। बट एनी गिवन अ सिचुएशन ऑफ टाइम, एनी गिवन सिनेरियो, किसी भी हाल में अगर आप 10-10 शेयर उठा रहे हो और आप बल्क में लेना चाहते हो, तो व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि आप उसको 30-30 कर दो मैक्स। अपनी एसआईपी को थ्राइस कर सकते हो, बट एक बार में बल्क में कभी मत जाना किसी भी स्टॉक में, चाहे कितना भी अच्छा सिनेरियो आ जाए, जब तक वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रेस ना देखने को मिले। डिस्ट्रेस आ जाए तो बात अलग है, लेकिन डिस्ट्रेस नहीं है तो ऐसा मत करना, क्योंकि डिस्ट्रेस इज़ वेरी क्रूशियल। क्या पता टीसीएस के नंबर बेटर आए, शेयर 1.5-2% चले और उसके बाद फिर बाजार में कोई ख़राब खबर आ जाए और उसके बाद शेयर टूट जाए। सो एनी सिचुएशन के लिए तैयार रहना होता है, तो इसीलिए आप थोड़ा और वेट कर लो, ज़्यादा बेटर है। और अगर आपको लग ही रहा है तो एसआईपी का साइज़ बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी कम कर दो, मतलब ड्यूरेशन कम कर दो, लेकिन ज़्यादा लेने लग जाओ, बट एक साथ बल्क में मत जाओ, ज़्यादा बेटर है। जोमेटो 600 शेयर 102 रुपये पे। मनीष सर, किसी भी तेज़ी में अपना प्रॉफिट लेते चलना, कैपिटल फ्री करते चलना, और बाकी शेयरों के साथ आप बने रहो, आपकी चॉइस है। यहाँ पर जब तक प्रॉफिट नहीं है, इस कंपनी के नंबर से मुझे ज़्यादा भरोसा है नहीं। बहुत अच्छी स्टोरी है QSR की, बहुत अच्छी स्टोरी है डिलीवरी की, बहुत अच्छी स्टोरी है अर्बन इंडिया की, बट एक ही चीज़ है, वेयर इज़ द प्रॉफिट एंड वेयर इज़ द डिविडेंड। एक चीज़ तो मिले शेयर होल्डर्स को ड्यूरिंग, मतलब मैं ये नहीं कहता कि कदम कंपनी ख़त्म हो जाएगी, बहुत बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा, नहीं पता मुझे, लेकिन जब तक टर्न अराउंड स्टोरी में नंबर नहीं आ रहा है, इक्विटी इतनी बड़ी है, उसको सर्व करने के लिए प्रॉफिट पीछे है नहीं, डिविडेंड है नहीं शेयर होल्डर्स के लिए, प्रमोटर की होल्डिंग 4% है। सो अभी भी मतलब 4 नहीं तो 10 के नीचे मान लिए चलिए, मोटा मोटा फंड्स के पास मेजर होल्डिंग है। सो इसीलिए मैं एक बार को स्केप्टिकल हूँ, तो बेटर है ना नीचे मिल जाए, वरना आपको कैपिटल तो फ्री कर ही रहे हो, आप कैपिटल फ्री हो जाएगा, फ्री के शेयरों को छोड़ देना, क्या दिक्कत है। म्यूचुअल फंड की एसआईपी नियर मंथली एक्सपायरी डेट पर रखना कैसा रहेगा? इज इट स्ट्रेटजी बेटर देन फर्स्ट वीक एसआईपी ऑफ द मंथ? तो लक्ष्मण जी, जब आप एसआईपी करते हो किसी भी स्टॉक की, मतलब मान लो अगर आपने एसआईपी किया था निफ्टी के 7,000 पे, तो महीने के एंड पे कटे या महीने के लास्ट में कटे या महीने के पहले दिन कटे, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एसआईपी तो 20 साल के लिए है, 15 साल के लिए है, 17 साल के लिए है, या 10 साल के लिए भी है, तो 10 साल में 7,000 का इंडेक्स 17,000 पहुँच गया या 20,000 पहुँच गया, तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा आपकी पहले एसआईपी कटे या बाद में एसआईपी कटे। 15% म्यूचुअल फंड आम तौर पर या 13% म्यूचुअल फंड आम तौर पर एक रिटर्न निकाल के दे देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 15% निफ्टी निकाल के दे देता है अगर निफ्टी आउट परफॉर्म करता है तो एवरेज। तो आपकी एसआईपी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा यूनिट अलॉटमेंट में। और अगर आपको फिर भी लगता है तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आपकी एसआईपी मान लीजिए 3,000 की है सिर्फ एग्जांपल, तो 1.5 की पहले कटवा लीजिए, 1.5 की बाद में कटवा लीजिए, दोनों तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी अगर आपको मन की संतुष्टि चाहिए तो। और बाकी मल्टीपल फंड्स होंगे ही, ऑब्वियस ही बात है, तो मल्टीपल फंड्स की कुछ एसआईपी पहले कर लीजिए, कुछ एसआईपी बाद में कर लीजिए, ताकि वहाँ पर आपको संतुष्टि मिल जाए। लेकिन जब आप सीधी सी बात है, जब आप बहुत मुंबई से गोवा जा रहे हो तो वर्ली में फंसने वाले जाम में नहीं आप सोचोगे ना उसके बारे में। मोहल्ले में अगर जाम लगा है और आपको गोवा निकलना, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, आपको तो गोवा ही जाना है ना, छोटा मोटा जाम क्या ही फ़र्क पड़ेगा आपके लिए। DLF 100 शेयर 224 की बाय है, गोदरेज प्रॉपर्टी 20 शेयर 1200 की बाय है, एग्जिट कर लेना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से तो आप बने रहो अभी, बट एक चीज़ करना कि आप जयप्रकाश जी थोड़ा थोड़ा ऊपर के लेवल पे एटलीस्ट कैपिटल फ्री कर लेना अपना, स्पेशली DLF में, वहाँ पे आपके पास क्वांटिटी है। गोदरेज के केस में 20 शेयर हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डबल होने वाला ये पैसा आपका, तो 10 शेयर निकलता है अभी, कैपिटल निकल जाएगी, तो कैपिटल निकाल के बाकी फ्री के शेयर आप हमेशा के लिए भी छोड़ दोगे तो फर्क नहीं पड़ता। DLF माइट भी अपने पुराने हाइज अचीव करे जो कि 1,000 रुपये के आसपास के हैं, क्योंकि जानकार मान रहे हैं, ब्रोकरेज हाउसेज मान रहे हैं, आउटलुक ऐसा बन रहा है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बनती भी है तो भी आपके पास 100 शेयर तो फिर भी अवेलेबल रहेंगे ही। सो या 50 शेयर एटलीस्ट आप निकाल दो, तो धीरे धीरे क्या कैपिटल निकलता रहेगा। फ्री के शेयरों को आप थ्रू आउट लाइफ के लिए भी छोड़ दो, कहीं भी जाके ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट आपका कैपिटल भी निकल आया और आप सेक्टर में बने भी रहोगे। ये तरह की प्रेफरेंस के साथ आप कर सकते हो काम इसमें। कुछ सवाल जो यूट्यूब पर आए हैं ज़रा वो भी देख लूँ, कहाँ गए, हाँ ये रहे। पुनीत जी का सवाल है, स्टॉक्स टू स्टडी के लिए पेड सर्विस लेने का फ़ायदा है? मनी कंट्रोल पर जो पेड सर्विस लेते हैं वहाँ टारगेट जो बताया जाता है वो करेक्ट होता है क्या? इसको फॉलो कर सकते हैं? सर, आप मेरी कंपनी के बारे में ही सवाल पूछ रहे हो, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा सर, कि किसी भी स्टॉक जो आपको पता चले, कहीं से पता चले, बीट कोई वेब पोर्टल बताए, कोई जानकार बताए, कोई ब्रोकरेज हाउस बताए, या मैं भी बताऊँ,
एक ही चीज़ बोलूँगा कि उसके बारे में पढ़ लीजिए। ये आपका पैसा है, आपको लगाना है, लंबे समय के लिए लगाना है और आपको ही उसका प्रॉफिट लेना है, आप ही को उसका रिस्क भी झेलना है और आप ही को उसका रिटर्न भी पूरा खाना है। सो मेरी रिक्वेस्ट है हम्बल कि आप जो भी आपको जहाँ से स्टॉक मिला आप उसके बारे में पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए, वो आपकी प्रेफरेंस है। पूछिए लोगों से, उसके रैशनल पूछिए, समझिए, भाव मत देखिए, टारगेट मत देखिए, क्योंकि टारगेट मत देखिए मतलब भाव तो देखेंगे ही, टारगेट मत देखिए, टारगेट कुछ भी हो सकता है नाप चनाप, लेकिन उसके पीछे का रैशनल क्या है वो देख लीजिए। रैशनल इज़ इंपॉर्टेंट, टारगेट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो रैशनल सुनिए, समझिए, अपना कन्विक्शन आपका है तो आप लीजिए, वरना अवॉइड करिए। आप पैसे देकर पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो सकता है एक बार को। वैसे इसमें कोई बुराई होती नहीं कि बीमारी के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सो एडवाइस के लिए एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाएंगे, सो ये गलत नहीं है, लेकिन उससे भी आपको क्वेश्चन करना ज़रूरी है जैसे आप डॉक्टर से करते हो कि दवाई क्यों, कितनी, कब तक ठीक होगा, बीमारी क्या है। लाइकवाइज फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी आप बात करोगे, लेकिन हर चीज़ के लिए रैशनल पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों का सवाल जब आपको मिलता रहे जब तब तक आप उस क्यों को पूछते रहिए, वो ज़रूरी है आपके लिए, इंस्टेड ऑफ कब तक। तो क्यों इज़ इम्पॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ कब तक। I am holding Relaxo at a price of 1000 for long, very long term. Now should I sell it and enter into HUL or Wipro or TCS, HDFC, Kotak? तो पांचों नाम बेटर हैं जो आपने ऑप्ट किए हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप इनमें कोई नया फ्रेश लॉन्ग कर सकते हो इंस्टेड ऑफ रिलैक्सो को बेच के। कोई एक स्टॉक चल नहीं रहा, जब वो थोड़ा चला और आपको लग रहा है कि इसमें निकल के मैं दूसरे में चला जाऊँ, तो इससे अच्छा ये है कि अगर तो कैपिटल निकाल के फ्री के शेयर रख लो अपने पास, वन इधर, और नया निवेश आप जो कर रहे हो वो इनमें से किसी एक में कर लो, और जो भी नया नाम आपने ऑप्ट किया है ये सब के सब नामों के लिए वेट कर लो इस क्वार्टर के नंबर्स का। पहले ही हफ्ते के अंदर सबके नंबर आने वाले हैं, उसमें आपको बहुत आइडिया लग जाएगा और वो आइडिया लगने के बाद आप एक बार को एंटर कर सकते हो, बट आउटराइटली जाने का अभी फिलहाल कोई लॉजिक नहीं है। सो एक बार को वेट कर लो, नंबर्स आ जाए, नंबर्स के बाद जो भी सिचुएशन बने उसके हिसाब से आप कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, लास्ट view on GMM Fodder, is it good stock to buy for 5-7 years, value management business, cost promoter shareholder has reduced? सर ये वैभव जी जब फॉडलर इसमें था तब एक बार को कन्विक्शन ज़्यादा था, अब फॉडलर नहीं रहा, यानी मल्टीनेशनल पार्टनर निकल गया, खाली GMM रह गया। सो थोड़ा कन्विक्शन तो कम हो गया है पहले से, बट स्टिल लेट्स सी कैसे नंबर परफॉर्म करते हैं। है आपके पास तो बने रहो और नंबर पर नज़र रखना। प्रमोटर होल्डिंग कम इसीलिए हुई कि फॉडलर निकल गया, इसमें से फंड्स आ गए, बट ठीक है, मैनेजमेंट ने आके बुलिश कमेंट्री दी थी रिसेंटली अपने इंटरव्यूज़ में। अगेन यही एक कंसर्न है कि प्रमोटर नहीं है तो जो प्रीमियम मिलता था वो नहीं मिल रहा। सो बाकी आप बने रहो तो कोई ऐसा खास रिस्क नहीं है, बट स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है इसके अंदर आप। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब 5:30 बजे शाम को, और आप मेरे से जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, इंस्टा हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे आप रोज़ सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।